दोस्तों, प्रकृति के कई नियमों में से एक सबसे फंडामेंटल नियम जो हर जगह हम अप्लाई होता हुआ देख सकते हैं, वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि जो जितना ताकतवर या जितना ज्यादा फिट है, उसके सर्वाइव करने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये चीज हर जगह देख सकते हैं, क्योंकि जो कमजोर होता है उसे कुचलने की कोशिश की जाती है किसी ना किसी तरीके से। प्रकृति का ये दस्तूर डिफेंस में भी इक्वली एप्लीकेबल है। और इसी के चलते भारत के गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर्स को इस बात का आभास आजादी के समय पर ही हो गया था। आजादी में जहां पर हमें एक तरफ सॉवरेन कंट्री मिला, सॉवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री, वहीं पर विरासत में हमें एक एडवर्स नेबरहुड भी मिला। वेस्ट में था पाकिस्तान और ईस्ट में था ईस्ट पाकिस्तान, जो आज की डेट में बांग्लादेश कहलाया जाता है। इवन हमारे नॉर्थ में जो चाइना है, उसको भी हम बहुत फ्रेंडली नेशन नहीं कह सकते, क्योंकि टाइम एंड अगेन उनके साथ भी हमारी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो चुकी है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि प्रकृति के इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल में भारत अपने आप को सबसे फिट एंटिटी की तरह उभर कर सामने लेकर आए। और इस चीज को समझते हुए हमारी सरकार ने 1958 में स्थापन किया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अब से मैं डीआरडीओ कहूंगा, इसका स्थापन इनिशियली हुआ था कि हम हमारे एनिमीज के अगेंस्ट अगर हमें कोई बैटलफील्ड में कन्फ्रंटेशन करनी पड़ती है, तो उसको लेकर कुछ सिंपल इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। और लॉन्ग टर्म विजन हमें यह बात समझ लग चुकी थी कि ठीक है, आजादी के बाद और कुछ सालों तक हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए डिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब इंडिया को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज खुद से डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। इसी के चलते 1958 ऑनवर्ड्स ही हमने कोशिशें करनी शुरू कर दी कि एटलीस्ट सिंपल वेपन्स के ऊपर हम रिसर्च कर दें, ताकि एनिमीज को वार्ड ऑफ किया जा सके। और इसी के साथ साथ कुछ बेसिक रडार सिस्टम्स एंड एयरक्राफ्ट्स में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर दें। ठीक है, बेसिक एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दें। इन सारी चीजों पर डेवलपमेंट करते हुए जो सबसे पहला ब्रेक थ्रू डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के झोली में डाला, वो था पृथ्वी मिसाइल सिस्टम की डेवलपमेंट। 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम के अंडर ही पृथ्वी मिसाइल सिस्टम्स का निर्माण होना शुरू हो गया था। इनके ऊपर काम और शोध होना स्टार्ट हो गया था। और 25 फरवरी 1988 में हमने पहला सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया पृथ्वी मिसाइल का। ये डीआरडीओ द्वारा बनाई गई भारत की सबसे पहली इंडिजिनस मिसाइल थी। और इस मिसाइल के बनने से हमें हमारी मिसाइल सिस्टम डेवलपमेंट में एक अच्छा खासा पुश और मोटिवेशन मिली। हालांकि हमारी इनिशियल रेंज सिर्फ 150 से 300 किलोमीटर तक की थी, और इससे हमें सिर्फ बैटलफील्ड में जब कन्फ्रंटेशन हो रही है एनिमी के साथ, वहां पर एक एडवांटेज मिलती थी। यानी कि हम प्री एम्प्टिव स्ट्राइक नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी रेंज है ही नहीं कि हम पहले से ही एनिमी के बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स को ध्वस्त कर सकें। बट डीआरडी को यहां पर मिले एक फिलिप की वजह से, यहां पर मिले एक पुश की वजह से धीरे धीरे हमने पृथ्वी से आगे और मिसाइल्स डेवलप की, अग्नि मिसाइल्स को डेवलप किया। और अग्नि का जो 5th वेरिएंट है, इट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। एंड वी आर करंटली वर्किंग ऑन हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एज वेल, और मैक 5+ की स्पीड वाली मिसाइल्स भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो डीआरडीओ ने अपना जो अस्तित्व है, वो सिर्फ भारत के बॉर्डर्स को पीसफुल रखने से काफी ज्यादा वाइड कर दिया, एंड भारत को पावरफुल बनाने की तरफ अब हम काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। और इसी की दास्तां, एक छोटी सी दास्तां और छोटी सी एक कहानी मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब इस सब में क्या हुआ कि 1998 में जब भारत ने पोखरान में न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया था, दिस वाज अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। भारत को पहले से इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर मिसाइल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चाइना उसका साथ दे रहा है। और एडवर्स नेबरहुड से सराउंड होने के कारण भारत को यह बहुत ज्यादा जरूरी था कि वो भी एक न्यूक्लियर डिटरेंस बनाने के लिए वेपन ग्रेड न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप करे। पोखरान के 1998 के हमारे सक्सेसफुल टेस्ट के बाद हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई थी जिससे हम परमाणु हथियार बना सकते हैं। लेकिन परमाणु हथियार का होना एक बात है, और इस परमाणु हथियार को डिलीवर करना, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। एक न्यूक्लियर वॉरहेड को एक मिसाइल के ऊपर लाद कर हम टारगेट लोकेशन के ऊपर भेजते हैं, और इसके लिए लैंड, सी एंड एयर सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो कॉन्सिक्वेंटली जब हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया, इसी के साथ हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी क्लैरिफाई करना शुरू कर दिया पूरी दुनिया के सामने, जहां पर आज की डेट में भी भारत यही कहता है कि न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन की अगर कभी बात आई
तो भारत कभी भी पहला वार नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, अगर किसी ने भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने के बारे में सोचा भी, ठीक है, सोचा भी विल बी एन ओवर स्टेटमेंट, अगर उन्होंने अटैक करने की कोशिश किया एंड भले ही हमने उस अटैक को नलिफाई कर दिया, लेकिन उसके बाद हमें पूरा अधिकार है कि इक्वल एंड इवन एक्सपोनेंशियल अटैक और रिटेलिएशन हम कर सकते हैं, राइट? और इसके अंदर बायोलॉजिकल थ्रेट्स एंड बायोलॉजिकल अटैक भी इंक्लूडेड है। तो इसी के चलते क्या है कि जब हम कह रहे हैं कि हम पहला हथियार या पहला अटैक बेसिकली नहीं करेंगे, तो दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास क्या हो, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और अगर हमारे सारे सिस्टम सिर्फ लैंड बेस्ड होंगे, जैसे अग्नि के केस में या पृथ्वी के केस में हम देखें, ठीक है, तो अगर हमारे सारे सिस्टम्स लैंड बेस्ड होंगे, एनिमी को मान लो पता है कि हमारी न्यूक्लियर मिसाइल्स की लोकेशन कहां पर है और उसको वो प्रीएम्प्टिवली डिस्ट्रॉय कर दे, तो हमारी तो कैपेबिलिटी, सेकेंड हिट कैपेबिलिटी खत्म हो गई, राइट? तो इसी के चलते हमने सुखोई एयरक्राफ्ट्स के ऊपर काम किया एंड अलोंग विद दैट हमने ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर भी काम किया इन कोलैबोरेशन विद रशिया, ठीक है, जिससे कि हम हवाई हमले के थ्रू न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चैप्टर ऐड हुआ है एंड दैट चैप्टर इज सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर बताने से पहले मैं ब्रह्मोस के बारे में आपको थोड़ा सा जरूर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने एक साथ मिलकर कोलैबोरेट करके बनाया है। हालांकि इनिशियली दोनों कंट्रीज ने इक्वली कोलैबोरेट किया था, लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग और जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनसली भारत में बन रही है। इसी के साथ साथ ये जो ब्रह्मोस मिसाइल के वेरिएंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको हवाई हमले की तरह या हवाई हमले के रूप में लॉन्च किया जा सकता है, ये लैंड, एयर एंड सी एंड इवन सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। इनिशियली जब इसको बनाया गया था तब इसकी स्पीड मैक 3 की थी, इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के ऊपर अभी काम चल रहा है एंड इनिशियल रेंज वॉज 290 किलोमीटर्स, क्योंकि उस समय पर भारत इंटरनेशनल लिमिटेशंस को फॉलो कर रहा था। भारत उस समय पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का पार्ट नहीं था, जिसको हमने 2016 में ज्वाइन किया, वहां पर हमें एंट्री मिली और एमटीसीआर रिजीम का पार्ट होने के बाद हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को डेवलप करने को लेकर, वो रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी इजी हो गई। उसके बाद हमने इस 290 किलोमीटर को अप टू 500 किलोमीटर तक की रेंज तक एनहांस कर दिया है एंड हमारे फर्दर प्लान्स हैं कि हम इस मिसाइल सिस्टम को 1500 किलोमीटर की रेंज तक का लेके जा रहे हैं, वहां तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इसका हाइपरसोनिक वर्जन के ऊपर भी काम कर रहे हैं हम, जो मैक 7 की स्पीड से चलेगा। मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो मैक 2 का मतलब या मैक 3 का मतलब है कि साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा स्पीड होना, और मैक 7 हो गया साउंड की स्पीड से 7 गुना ज्यादा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई एयर में साउंड की कितनी स्पीड मानी जाती है, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और अब बात करते हैं कि इस सब में एक गेम चेंजर क्या हमारे सामने आ रहा है। देखो, हमने अग्नि मिसाइल्स बनाकर लैंड बेस्ड मिसाइल बना लिए हैं। ब्रह्मोस हमारा को न्यूक्लियर ट्रायड में एयर एडवांटेज देता है, लेकिन अगर किसी रीजन से मान लो हमारे एयरक्राफ्ट्स को या हमारे एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जो लैंड एसेट्स हैं हमारे उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फिर हम क्या करेंगे? तो हमारे इस न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करने के लिए और अपनी डेटरेंस को, न्यूक्लियर डेटरेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी सबमरीन से भी हम मिसाइल को लॉन्च कर सकें, क्योंकि सबमरीन्स पानी के नीचे जाते समय बहुत देर तक दुश्मन की नजरों से दूर रह सकती है। और अगर हमें पता लगता है कि हमें मिसाइल लॉन्च करने की जरूरत है एंड आर लैंड एंड एयर एसेट्स आर अनेबल टू वर्क, तो यहां पर सबमरीन से हम ऐसी मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो इसी के चलते K4 को डेवलप किया गया, ठीक है। तो यहां पर रीसेंट अचीवमेंट हमारी क्या है कि K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमने डेवलप किया है, जिसकी 3500 किलोमीटर तक की रेंज है। इसे हमने रिसेंटली इंडक्टेड एक सबमरीन जो हमारी इंडियन नेवी को मिली है, INS अरिघात, यहां से इसे टेस्ट किया है नियर विशाखापट्टनम कोस्ट, राइट। और इसके बारे में बहुत ज्यादा ऐसे हाइप नहीं क्रिएट की गई, क्योंकि इसमें क्या है कि कहा यह जा रहा है कि 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, बट अक्सर चाइना ने भारत के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि जो हमारी मिसाइल की रेंज होती है, जितनी हम ऑफिशियली क्लेम करते हैं उससे ज्यादा होती है, राइट। तो इसकी भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 3500 किलोमीटर की रेंज नहीं, इससे ज्यादा रेंज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस लगा रखी हैं मिसाइल डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। बट हमने अपनी डिफेंस को भी देखना है, तो ऑफिशियल फिगर्स यही हैं, बट चाइना टाइम एंड अगेन हमेशा क्लेम करता है दैट इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप अ हायर रेंज मिसाइल, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग जो हमने रीसेंट डेवलपमेंट की है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने सबमरीन से एक
न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को लॉन्च किया, और ये हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करने में और न्यूक्लियर डिटरेंस को एस्टैब्लिश करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर किसी रीजन से हमारे, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, लैंड एयर एसेट्स में दिक्कत आती है, तो सी के थ्रू, ठीक है, कि मान लीजिए हम बे ऑफ बंगाल में हमारी सबमरीन कहीं पर भी हो सकती है, और उसको डिस्ट्रॉय करना एनिमी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। किसी भी कंट्री के लिए सबमरीन से लॉन्च होने वाला जो न्यूक्लियर अटैक है उससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल उनके पास कोई बहुत ही सॉलिड एयरडोम स्ट्रक्चर है जिससे कि वो इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकें, राइट। तो ऐसे में भारत की डिटरेंस और भारत का जो स्टेटस है जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का, वो काफी ज्यादा एनहांस हो गया है। अब K4 से पहले क्या हमारे पास कोई ऐसी मिसाइल थी जिसे हम सबमरीन द्वारा लॉन्च कर सकते थे, ठीक है, जिनको SLBM कहा जाता है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल? तो जवाब है हाँ, हमारे पास K15 हुआ करती थी, लेकिन इसमें समस्या ये थी कि ये 750 किलोमीटर रेंज तक ऑपरेट कर सकती थी, जिसका मतलब ये है कि अगर हमने एनिमी टेरिटरी में इसे डिप्लॉय करना है तो वी हैव टू ऑपरेट डेंजरसली क्लोज टू एनिमीज कोस्ट लाइन्स, ठीक है, एनिमी के बॉर्डर के बहुत ही पास हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन K4 की जो 3500 किलोमीटर की रेंज है, ये बे ऑफ बंगाल में ऑपरेट करते हुए या अरेबियन सी साइड पे ऑपरेट करते हुए पूरे पाकिस्तान या चाइना को कहीं से भी टारगेट कर सकती है। इवन साउथ चाइना सी तक अगर हम अपनी सबमरीन को डिप्लॉय करते हैं तो वहां पर बीजिंग तक को टारगेट किया जा सकता है। सो दिस इज समथिंग जिससे कि चाइना को डरना चाहिए, ठीक है। बट मैं उम्मीद करता हूं कि डरने की बजाय वो इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशंस बनाकर रखे, ताकि वो नौबत ही ना आए कि हमें भी ऐसी मिसाइल को यूज करना पड़े अगेंस्ट एनी एनिमी जो इंडिया की तरफ आंख उठाकर देखे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वन सच एसेट जो भारत को देगा एक डेवेस्टेटिंग रिटेलिएटरी स्ट्राइक पावर, ठीक है। और फर्स्ट यूज हम नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेकंड यूज करने के लायक ही ना रहें। तो ऐसे में K4 जो है वो पूरी तरह से गेम को बदलने वाला है। अब इसके बियॉन्ड भी हम काम कर रहे हैं जिससे कि K4 की कैपेबिलिटीज को और एनहांस कर दिया जाए। तो K4 की रेंज है 3500 किलोमीटर, K5 को डेवलप किया जा रहा है विद 5000 किलोमीटर रेंज, एंड K6 के ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका है जहां पर 6000 किलोमीटर रेंज की हम इस मिसाइल को बनाएंगे, और ये MIRV होगी। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, जिसमें क्या होगा कि जैसे एक मिसाइल को हमने लॉन्च किया, लेट्स से सबमरीन के अंदर ये मिसाइल है, इस मिसाइल को हमने लॉन्च कर दिया। अब एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद इससे दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट मिसाइल्स निकल सकती हैं जो अलग अलग डिस्टेंट टारगेट्स को अटैक कर सकती हैं। तो ये और भी एडवांस एंड मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इस मिसाइल को यूज किया जा सकता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है ये भारत की डिफेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर हमने बना ली और हमारे पास आ गई तो लिटरली इंडिया को कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए थ्रेट करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें उनकी भी अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन तय है, ठीक है। सो इसी के साथ साथ हमने अभी, मैंने रिसेंटली आपको एक और वीडियो में बताया था कि हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम कर रहे हैं। मैक 5 एंड मैक 15 सिस्टम्स पर भी हमारा काम शुरू हो चुका है। 15 गुना ज्यादा तेज स्पीड ऑफ साउंड से 15 टाइम्स मोर साउंड, राइट। सो ये चीज हमें बताती है कि हमारा जो नेबरहुड है, ठीक है, उसमें आवर बॉर्डर्स आर गोइंग टू बी मोर सिक्योर। अलॉन्ग विद दैट जियोपॉलिटिक्स में, बिकॉज वी आर पावरफुल, बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग एंड बिकॉज वी आर प्रूविंग टू बी द फिटेस्ट, तो हमारा जो सर्वाइवल है इट इज गोइंग टू बी मच इजी, ठीक है। तो ये जो प्रकृति का दस्तूर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, के बड़ी मछली छोटी मछली को कंज्यूम करने की कोशिश करती है, तो इसमें इंडिया किसी भी तरह से छोटी मछली बनने को तैयार नहीं है। वी आर गोइंग टू इंश्योर कि हमारे बॉर्डर्स की सैंक्टिटी और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहे, राइट। और चाइना का जो एग्रेसिव मिलिट्री पोस्चर है खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में, K4 मिसाइल टेस्ट के बाद उम्मीद की जा रही है कि चाइना के इस एग्रेसिव पोस्चर को हम थोड़ा कंटेन कर सकें। एंड इसी के साथ ये इंडिजिनस डेवलपमेंट होने के कारण क्लियरली बताता है कि हमारा आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बढ़ता हुआ और कदम है। एंड इसी के साथ साथ क्या है कि अभी तो नहीं बट ग्रेजुअली ऐसी टेक्नोलॉजीज बहुत सोच समझकर फ्रेंडली कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट की जा सकती है, ठीक है, जो हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ हमें देती है। फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस को आपने सुना होगा, फिलीपींस इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग ब्रह्मोस एंड वी आर आल्सो रेडी टू प्रोवाइड देम विद दैट पर्टिकुलर मिसाइल, राइट। और उससे डिफेंस कैन ऑल्सो एड टू इंडियाज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड टॉप इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने की हम कगार पर हैं, राइट। तो ये सारी बातें थी दोस्तों, जिसमें क्लियरली हमें पता लगता है कि डीआरडीओ एक ऐसा समय था जब वो पीस इंश्योर करने के लिए
सिंपल मिसाइल सिस्टम या सिंपल वेपन सिस्टम बनाता था ताकि अपने बॉर्डर्स को हम पीसफुल रख सकें। लेकिन आज की डेट में डीआरडीओ धीरे धीरे ऐसे वेपन सिस्टम्स बना रहे हैं विच इज ट्रांजिशनिंग इंडिया फ्रॉम पीस टू पावर, कि हम पीस से पावर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। इस पर्टिकुलर सेशन का भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा CS Live Group _UPSC पर, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम चैनल hello.chandan sharma। एंड अगर आप 2025 के एग्जाम को देना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने प्रीलिम्स की एकदम सॉलिड प्रिपरेशन करके रखें। उसके लिए स्टडी IQ की टीम आपको हेल्प कर सकती है। हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम है विच इज लाइक अ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इसमें पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे थ्रू लाइव क्लासेस, जिनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। हर लाइव क्लास के बाद आपका 50 MCQs का टेस्ट होगा, जिससे कि बहुत ही आसानी से आप ये समझ पाएंगे कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है वहां से सवाल कैसा पूछा जा सकता है। इन एडिशन टू दैट यू विल ऑल्सो बी गेटिंग सर्टन बुक्स, जिससे कि बहुत सारे कंटेंट को कम समय में आप कवर कर सकते हैं। एंड ये सारी चीजें, ठीक है, टेस्ट के भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगे, वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगी, जिससे कि क्वेश्चन कैसा था, उसमें क्या ट्रैप था, कैसे उससे बचना है, ये सब क्लैरिटी आपको मिल जाती है। CSAT भी इंक्लूडेड है। ये सब कुछ आपको सिर्फ 4,999 रुपीज में मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड CSLIVE, क्योंकि CS Live कोड यूज करने से स्टडी IQ के किसी भी प्रोग्राम के ऊपर आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। हैविंग सेड दैट, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप 2026 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है और इसमें 30 नवंबर को एडमिशंस क्लोज हो जाएंगी। इफ यू वांट अ होलिस्टिक प्रिपरेशन फॉर 2026 एग्जाम तो उसमें CS Live कोड को यूज करके आपको सिर्फ 27,999 में ये प्रोग्राम मिल जाएगा, जहां पर लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगे ही, NCERT का सेपरेट मॉड्यूल मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, डेली मेंस आंसर राइटिंग होगा, करंट अफेयर प्रोग्राम होगा, प्रीलिम्स का एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स होगा इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज एंड इंक्लूडिंग CSAT क्लासेस। एंड मेंस में ऐसा होगा कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो मेंस में आप दिल्ली में हमारे साथ स्टडी करेंगे, आपका रहना खाना पीना ये सब खर्चा जो है स्टडी IQ बेयर करेगा, एंड आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है। और इंटरव्यू में भी हम आपको पूरा गाइड करेंगे, 2 मॉक इंटरव्यूज, डैफ की गाइडेंस, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। एंड द वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज फॉर 3 years, ठीक है। तो ये आपको 2026 के साथ साथ 2027 के अटेम्प्ट में भी काम आएगा इन केस 2026 के अटेम्प्ट में गड़बड़ होती है। फर्दर इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7710678413 यहां पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।